प्रसाद मौर्य स्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। योगी 2.0 की शपथ हो चुकी है, जिम्मेदारियां तय हो चुकी हैं और अब वक्त है आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने का। जी हां, क्योंकि यूपी में सरकार बनाने के बाद बीजेपी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव का भी रण है और इस रण का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से ही निकल कर जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि दिल्ली वही जीतता है जो यूपी फतेह करता है। आज जब योगी सरकार की जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उसमें योगी सरकार का पहला फैसला लिया गया और जो पहला फैसला लिया गया वो ये बताने के लिए काफी रहा कि बीजेपी 2024 की बड़ी लड़ाई की तैयारी अभी से कर रही है। दरअसल कैबिनेट की जो पहली बैठक है उसमें ही योगी पूरी तरह से एक्शन में दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले फैसले में ही यूपी के 15 करोड़ लोगों को बड़ी सौगात दी, यानी कि ये फैसला सरकार ने एक तीर से दो निशाने एक तरह से इस फैसले के जरिए किए। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं आदित्यनाथ योगी शायद बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो एक मोर्चे पर विजय शीरी को गले लगाती है और तुरंत ही दूसरे की तैयारी के लिए कमर कस लेती है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी की जीत के बाद यही हुआ। योगी ने शपथ ली और अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही रणनीति साफ कर दी। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रयोग की शक्ति को पहचानती है। यूपी चुनाव में जिस फैसले ने योगी का पलड़ा ऊपर रखा, उन तमाम योजनाओं और नीति को सरकार आगे भी जारी रखने वाली है। आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस पर मुहर भी लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया, कोरोना काल में शुरू की गई फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। सरकार मानती है कि इस योजना से न सिर्फ गरीबों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है, बल्कि ये वही योजना है जिसने बीजेपी को यूपी फतेह करने में अहम योगदान निभाया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यही मुझे आपको सूचना देनी थी। कोई संदेह नहीं कि यूपी चुनाव 2024 में होने वाले आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था और अब बीजेपी इस जीत के बाद 2024 की लड़ाई में एक कदम आगे दिखने की कोशिश जरूर करेगी। उसका संदेश यही होगा कि विरोधियों के तमाम नैरेटिव जमीन पर कोई असर नहीं रखते, क्योंकि बीजेपी से
किसी भी वर्ग के मतदाता की कोई नाराजगी नहीं दिखी। 2017 के मुकाबले 2022 में वोट प्रतिशत बढ़ना इसका सबूत माना जा रहा है। उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है, हम इसको आगे बढ़ाएं। केशव जी, ये कितना जरूरी था? सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरकार का उम्मीद है कि पहली सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था उसे आगे जारी रखा जाए। क्या ये उस वर्ग को खुश करने की भी कोशिश है? खुश करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी ने चुनाव में जीत का मंत्र थाम लिया है। उसकी 3 ताकत है: राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास। और जब इसमें मोदी योगी की छवि के साथ हिंदुत्व का मजबूत जोड़ मिलता है तो फिर तमाम अड़चने तिनके की तरह उड़ जाती हैं। बीजेपी अपनी इस ताकत को पहचानती है और 2024 की लड़ाई के लिए बीजेपी इसी 5 के पंच से विरोधियों को चित करने वाली है। संकल्प पत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है। जनता का विश्वास बढ़ा और इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन और विकास को गति दी और सुरक्षा को प्राथमिकता दी। इस बार प्राथमिकता क्या होगी सर? देखिए, उसको और आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत का फॉर्मूला सेट कर दिया है। योगी प्रबल हिंदुत्व और विकास को जीत का पहिया बनाए हुए हैं। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही धार्मिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता पर रखा। अयोध्या, काशी और मथुरा समेत कई धार्मिक स्थलों के विकास को तेजी से बढ़ाया। इसके साथ सरकार ने आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करने के लिए विकास वाली योजनाओं को जमीन पर उतारा। यानी बीजेपी आस्था और सबका विकास के कॉकटेल से जीत की नई मीनार खड़ी करने की रणनीति पर काम कर रही है। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के 24 घंटों के अंदर ही काम करना भी शुरू कर दिया है और योगी आदित्यनाथ ने अगले 5 सालों का जो अपना टारगेट है उसे भी सेट कर दिया है। टारगेट क्या है वो आपको बताते हैं। टारगेट यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का है। ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दौरान टारगेट सेट किया। टारगेट जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों की जो आय है उसे दोगुना करने को लेकर कार्य करने को लेकर है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना भी योगी के टारगेट में है। इसके अलावा खाली जो सरकारी पद हैं उन्हें भी भरना प्राथमिकता में है और इसको लेकर टारगेट है। रोजगार के लिए जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको प्रोत्साहन देने का भी टारगेट तय किया है योगी आदित्यनाथ ने। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की भी योजना, यानी कि चाहे रोजगार हो या फिर किसानों को लेकर। अब साथ ही साथ बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी से कार्य करना भी इस टारगेट लिस्ट में है। जेवर में जो एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है उस एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो जल्द से जल्द हो और तेजी से हो, ये भी अपने इस पूरे टारगेट में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ जैसा हमने बताया कि चाहे बात विकास को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपने इस टॉप टारगेट में योगी आदित्यनाथ ने इसे शामिल किया है। योगी और मंत्रिमंडल में उनके जो 52 सहयोगी हैं वो अब 53 2024 के मिशन में जुट गए हैं। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत कैसे की वो भी आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत कैबिनेट के चेहरों को चुनने के साथ ही कर दी थी और इस बार जो कैबिनेट चुनी गई उसमें पिछली बार से करीब आधे पुराने चेहरों को हटा दिया गया है, उनका टिकट काट दिया गया और करीब 65% नए चेहरों को मौका दिया गया। लक्ष्य क्या है स्पष्ट हो जाता है। लक्ष्य है सिर्फ 2024। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये योगी की नई टीम है। ये मोदी और योगी के सपनों को धरातल पर उतारने वाली टीम है।
इस टीम की जिम्मेदारी सिर्फ यूपी में सत्ता चलाने की नहीं, बल्कि 2024 तक यूपी में विजय पथ तैयार करने की भी है। योगी मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही बीजेपी का नया लक्ष्य शुरू हो गया है और ये लक्ष्य है लोकसभा चुनाव 2024 का। लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी ने मंत्रिमंडल गठन में जातीयताओं पर भी फोकस किया है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी सबसे ज्यादा 42% है, इसलिए मंत्रिमंडल में 19 चेहरे ओबीसी से हैं। प्रदेश की अगड़ी जातियों का ध्यान रखते हुए 18 मंत्री बनाए गए हैं। यूपी में अनुसूचित जाति की आबादी 21% है। इस हिसाब से मंत्रिमंडल में 13 चेहरे SC/ST से हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक सिख और एक मुस्लिम को भी अपनी कैबिनेट में जगह दी। 2024 का चुनाव भी आपकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, तो वो चुनौतियां कैसे दूर की जाएंगी ताकि पिछड़े जुड़ सकें? मैंने फिर कहा, हमारी पार्टी अपनी चीजों पर कायम है और आगे भी कायम रहेगी। योगी सरकार 2.0 में अब नई ऊर्जा के साथ नए टारगेट रखे जाएंगे और इसके लिए युवा जोश के साथ साथ तजुर्बेदार चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उम्र के हिसाब से नई योगी कैबिनेट पिछली योगी कैबिनेट से थोड़ी जवान है। 2017 में योगी मंत्रिमंडल की औसत उम्र 55 साल थी। 2022 में मंत्रिमंडल की औसत उम्र घटकर 53 साल हो गई है। योगी की नई कैबिनेट में 4 चेहरे ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच है। अनुभव को ध्यान में रखते हुए 40-50 वर्ष की उम्र वाले 16 मंत्री बनाए गए हैं। 51 से 60 वर्ष के सबसे ज्यादा 20 मंत्री, जबकि 61 से 75 साल के 12 मंत्री कैबिनेट में हैं। यानी अनुभव और युवा जोश के संतुलन का मंत्रिमंडल में पूरा ध्यान रखा गया है। युवा जोश का यही उत्साह कैबिनेट के मंत्रियों में दिख भी रहा है। एक एजेंडा है कि सतत विकास पूरे प्रदेश का हो और हम मिलकर काम करें पिछड़ों के उत्थान के लिए, ताकि लोग आपसे जुड़ सकें और 2024 की जो जरूरत है वो पूरी कर सकें। क्या कुछ एजेंडा रहेगा? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर हमारी पार्टी और सरकार काम करती है, उसी के आधार पर काम करेंगे। सब वर्गों को संतुष्ट करना सरकार की। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर योगी आदित्यनाथ, सभी ने अब 2024 का टारगेट तय कर लिया है। सभी मंत्रियों को अपना ट्रैक रिकॉर्ड दुरुस्त रखना ही होगा, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होने पर नए मंत्रिमंडल से ऐसे बड़े चेहरे दूर कर दिए गए जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व के करीबियों में गिना जाता था। दिनेश शर्मा, सतीश महाना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, आशुतोष टंडन, नीलकंठ तिवारी, सुरेश राणा, ये तो कुछ चेहरे हैं। इनके अलावा कई और चेहरे भी हैं। कुल मिला दें तो पिछली कैबिनेट के 24 चेहरों को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। सिर्फ 22 पुराने मंत्री नई कैबिनेट में अपनी जगह बना पाए हैं, जबकि 32 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस रणनीति और किस स्तर पर काम करती है कि बड़े चेहरों से ज्यादा नए चेहरों को मौका मिला है। सभी का लक्ष्य है मोदी योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी की हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की तपस्या, उनकी मेहनत के आधार पर हम लोग इस प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और प्रदेश की बेहतरी के लिए हम लोग काम करेंगे। जो संकल्प पत्र है पार्टी का, उसको पूरा करने का शीर्ष प्राथमिकता काम करेंगे। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से प्रथम कार्यकाल में आदरणीय योगी जी के रहा है, उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाएंगे और विकास के जो भी रुके हुए काम है वो आगे बढ़ेंगे। योगी की नई कैबिनेट की और रोचक बातें हैं जिन्हें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। योगी कैबिनेट में 6 मंत्री तो ऐसे हैं जो अभी तक किसी सदन के सदस्य भी नहीं हैं, यानी वो ना तो एमएलए हैं और ना ही एमएलसी। मंत्रिमंडल में 6 मंत्री ऐसे भी हैं जो पहली बार विधायक बने और उनकी पहली बार ही लॉटरी लग गई। बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझ जैसे एक आम परिवार से आने वाले नौजवान मुसलमान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और इस जिम्मेदारी से ये स्पष्ट संदेश है कि मुसलमानों की अगर सच्ची हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। समाज तक कैसे उत्थान करेंगे, कैसे ग्राउंड पे जाके काम करेंगे, मुसलमानों के बीच में जाएंगे, उनकी जो समस्याएं उसको सुनेंगे और उसको मजबूती के साथ उसको दूर करेंगे। यूपी में जिन्हें भी मंत्री पद मिला है वो और उनके परिवार के लोग खुश तो बहुत होंगे, लेकिन उनके लिए असली परीक्षा की घड़ी अब शुरू हुई है, क्योंकि अब उनके ऊपर ही दमदार होगा कि वो कैसे 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए विजय पथ तैयार करते हैं। लखनऊ से मनीष यादव, आदर्श सिंह के साथ आमिर हक, टाइम्स नाउ नवभारत।
49 सालों के योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 38वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और शपथ ग्रहण के साथ ही योगी के हाथ में अगले 5 सालों के लिए यूपी की कमान आ गई। प्रचंड बहुमत मिला। प्रचंड बहुमत के रूप में जनता ने योगी को अपना आशीर्वाद भी जमकर दिया। लेकिन बात अगर 2024 की जाए, जो एक तरह से टारगेट है, 2024 के टारगेट को पूरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चैलेंजेस कई तरह के रहने वाले हैं और अगर इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों को पार पाने में योगी सरकार कामयाब नहीं होती है तो जनता के संतोष और असंतोष के तराजू में असंतोष का पड़ला ज्यादा भारी नजर आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो 2024 की जो लड़ाई है उसमें कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आदित्यनाथ योगी पूरे 37 साल के बाद यूपी में कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी पारी के लिए शपथ लिया। यूपी की जनता ने दशकों के इतिहास को पलटते हुए योगी सरकार को दोबारा सत्ता में ला दिया। लेकिन जनादेश को देखकर स्पष्ट है कि 2017 की तुलना में बीजेपी को इस चुनाव में 57 सीटों का नुकसान हुआ है। अखिलेश यादव को 64 सीटों का फायदा हुआ है। यानी यूपी की जनता योगी को पूर्ण बहुमत की सरकार तो दी, लेकिन उसके साथ ही एक मजबूत विपक्ष भी दिया। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से इसका सीधा मतलब ये कि बीजेपी को अगर 2024 में बड़ी जीत हासिल करनी है तो उसे अगले 2 साल तक यूपी में एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि योगी 2.0 में सीएम योगी के पास चैलेंज क्या क्या है। योगी आदित्यनाथ अपने कठोर फैसलों के लिए जाने जाते हैं। बेहतर कानून व्यवस्था देना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक है, लिहाजा योगी को आगे भी इसे बरकरार रखना होगा क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था, लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावक तत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। बेहतर कानून व्यवस्था और सिंगल विंडो सिस्टम की वजह से प्रदेश का औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग में यूपी अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। योगी के पहले शासनकाल में 4 करोड़ 86 लाख का निवेश हुआ, 82 लाख औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई। अब दूसरे कार्यकाल में योगी के सामने इसे नई ऊंचाई तक पहुंचाने की चुनौती है। भाइयों बहनों, यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। सत्ता प्राप्त करना एक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, हम सब की परीक्षा के दौर से आगे बढ़ने के लिए भी हमें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। यह परीक्षा हम जनता जनार्दन की अदालत में कितने अपने आप को खरा उतार सकते हैं। 2022 के चुनावी घमासान में विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर कई बार योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक यूपी में बेरोजगारों की संख्या 17 करोड़ 7 लाख तक पहुंच गई है। नौकरी कर रहे लोगों की तादाद 16 लाख से ज्यादा घट गई है। अगले 5 सालों में प्रदेश में रोजगार पैदा करना योगी के सामने बड़ा चैलेंज होगा। सबको सरकारी नौकरी दी जा सकती, लिहाजा जरूरी है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को सेटअप तैयार करने के लिए जरूरी साधन मुहैया कराए। भर्ती चपरासी की निकलती है तो अप्लाई पीएचडी डिग्री धारक करते हैं। भर्तियां सचिवालय सेवा में 100 से कम होती हैं, लेकिन आवेदन 10,000 से ज्यादा आते हैं। उत्तर प्रदेश की यही हालत है। एक बड़ी आबादी है और युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। ऐसे में हर युवा को सरकारी नौकरी दिला पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन बीती सरकार के दौरान जिस तरीके से नौजवानों का मुद्दा जोर शोर से हावी रहा, राज्य सरकार इस मसले को गंभीरता से ले रही है। जो सरकारी भर्तियों में पेच फंसे हैं उन्हें दूर करने की कोशिश इस बार राज्य सरकार करेगी। कोई संदेह ही नहीं कि यूपी में जीत सिर्फ सीएम योगी और पीएम मोदी के चेहरे पर ही मिली है। लोगों के मन में विधायकों के लिए नाराजगी अभी भी है, लेकिन इसके बावजूद वोट बीजेपी के खाते में गया। यानी यह समझना होगा कि अगर जमीन पर हालात नहीं बदले तो नतीजे बदल भी सकते हैं। कब तक ये नाराजगी योगी मोदी के नाम पर खामोश की जाएगी? विधायक अगर विकास नहीं करेगा तो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
हम सबके सामने प्रतिस्पर्धा पहले कुशासन से सुशासन के लिए था, अब सुशासन को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए, स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। इस चुनाव में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक आवारा पशुओं का मुद्दा काफी हावी रहा, क्योंकि यह मुद्दा आवारा पशुओं के किसानों की फसल बर्बादी करने से जुड़ा है। इसलिए इस समस्या से निजात दिलाना योगी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने फ्री स्कीम के वादे कर बाकी सरकारों पर प्रेशर बना दिया। एसपी ने यूपी में भी सत्ता में आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। इसी के चलते योगी सरकार को किसानों की सिंचाई वाली बिजली के दाम आधे करने पड़े। समस्या ये है कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बिजली के दाम बढ़ाए बिना इससे पार पाना योगी सरकार के लिए चुनौती होगी। हालांकि विकास के काम और आर्थिक मोर्चे पर देखा जाए तो पिछली योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड कुल मिलाकर अच्छा रहा है। पिछले 5 सालों में हर क्षेत्र में डेवलपमेंट का खाका खींचा गया है। योगी सरकार की ताकत और कमजोरी का टेस्ट हो चुका है। इस टेस्ट में योगी पास हो गए, लेकिन हर चुनाव एक नई परीक्षा है। 2022 की जीत 2024 की जीत की गारंटी नहीं हो सकती। सरकार को सुशासन का प्रदर्शन करना होगा, तभी वोट वाली गारंटी पक्की होगी। मनीष यादव, आदर्श सिंह के साथ रविकांत राय, लखनऊ, टाइम्स नाउ नवभारत। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।